बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुश आमदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। ये सेकंड ईयर की फिजिक्स है, फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो इसका हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं न्यूक्लियस के साथ, जिसको हम कहते हैं रेडियस। किसी भी शेल का रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं, इसका फार्मूला हमने ड्राइव किया। और किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, इसका भी फार्मूला हमने ड्राइव किया था। आज के लेक्चर में हम फाइंड करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उस वक्त उसकी एनर्जी क्या होगी किसी भी ऑर्बिट के अंदर रहते हुए। हम लोग ये जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, जितना न्यूक्लियस के दूर जाता है तो इतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती जाती है। अब ये कैसे होता है, देखें कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपने डिस्प्लेस करके फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे रखा हुआ है तो इतनी एनर्जी अप्लाई की है आपने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क हुआ है और इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे है, तो ये जो वर्क हुआ इसके अंदर सेव हो गया है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेशनरी नहीं है बल्कि मूव भी कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और जितना हम इसको बाहर लेके जाते जाएंगे इतना हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए जितना भी आउटर मोस्ट शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। और ये जब एनर्जी रिलीज़ करता है तो अंदर वाले शेल्स की तरफ जंप करके वापस आता जाता है। तो किसी भी पार्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी जो है वो दो एनर्जीज़ का सम होती है। यानी एक तो पोटेंशियल एनर्जी के वो न्यूक्लियस के साथ कितने डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, और दूसरा उसकी कुछ वेलोसिटी भी है जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो स्टार्टिंग इक्वेशन हमारे पास इस केस की क्या होगी कि टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की हम कैसे फाइंड करेंगे। टोटल एनर्जी ये हमारे पास स्टूडेंट्स मेन इक्वेशन है, टोटल एनर्जी का फार्मूला। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, फार्मूला तो हम जनरल ही ड्राइव करेंगे, बट कैलकुलेशन हम फर्स्ट ऑर्बिट की करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितनी एनर्जी है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि हम इस वक्त जो कंसिडर कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम को ही कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन जो उसके अराउंड मूव कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो हम हाइड्रोजन एटम को कंसिडर कर रहे हैं। और हमारा ये लेक्चर पिछले लेक्चर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, उसके साथ मुंसलिक है, उसका तसलसल है। यानी हम बोहर की एटॉमिक थ्योरी को यूज़ करते हुए, बोहर के एटॉमिक मॉडल को यूज़ करते हुए ये सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। जो लास्ट भी हमने की थी वो भी ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल थी, ये भी बोहर मॉडल को यूज़ करते हुए हम करेंगे। बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स का हम इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, बट हम हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई कर रहे हैं बोहर का मॉडल। तो इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन ए का नाम। इसके अंदर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इसके अंदर हम प्लग इन करेंगे और टोटल एनर्जी को हम सॉल्व करेंगे एक ऑर्बिट के अंदर, पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर। तो अब हम पहले ये करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व करेंगे और फिर दोनों इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर ए के अंदर प्लग इन करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला हमें पता है, वो क्या है, के ई किसके बराबर होती है, के ई इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। आपको स्टूडेंट्स जो काइनेटिक एनर्जी गिवन है वो मास और वेलोसिटी की टर्म में है। हम चाहते हैं कि ये हमारे पास किसी तरह से चार्ज की फॉर्म में आ जाए, इसके अंदर चार्ज और रेडियस किसी तरीके से आ जाए। तो इसके लिए हम अगेन जो हमारा लास्ट जो लेक्चर था उसकी जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी उसकी तरफ जाते हैं कि वो क्या थी कि दोनों जो पार्टिकल्स हैं दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कूलम्बिक फोर्स है, ठीक है। और ये कूलम्बिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए इसको हम लिखते हैं एम वी स्क्वेयर अपॉन आर एन, एम एन यहाँ पे होगा, इज इक्वल टू के ई स्क्वेयर
अपॉन आर एन का स्क्वायर। तो ये यहाँ से कैंसल आउट हो जाता है और आपके पास जो एम वी स्क्वायर बनता है वो किसके बराबर होता है? एम वी स्क्वायर बनता है के ई का स्क्वायर अपॉन आर एन। अब अगर एम वी स्क्वायर को उठा के अगर हम इस इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर देंगे तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करना मुश्किल होता है। तो वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना आसान नहीं है। लेकिन जब ये फार्मूला हम इसके अंदर प्लग इन कर देंगे तो ये हमारे पास चार्ज है कांस्टेंट है, ये के है कांस्टेंट है और नंबर ऑफ़ शेल, तो हमारे पास ये इजी हो जाएगा। तो हम इसको प्लग इन करते हैं, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको उठा के इसके अंदर प्लग इन कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या बन जाएगी? 1/2 और एम वी स्क्वायर की जगह हम ये वाला पार्ट लिख देंगे के ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, के ई इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? के ई स्क्वायर अपॉन 2rn। यहाँ पे के क्या है? कूलम्बिक कांस्टेंट है, और ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 2 कांस्टेंट है, और rn नंबर ऑफ शेल, rn जो है वो नंबर ऑफ शेल नहीं, सॉरी, ये रेडियस है। ये हमने पहले भी कई नंबर ऑफ शेल बताया, बट ये रेडियस है। फर्स्ट ऑर्बिट को हम अगर कंसिडर कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है, और जितना ये आपका जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप काउंट करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये उसका ऑर्बिट होगा, उसका रेडियस होगा उस ऑर्बिट का, पर्टिकुलर ऑर्बिट का। अब ये हमारे पास ये रही इक्वेशन नंबर 2। काइनेटिक एनर्जी हमने सॉल्व कर ली। अब हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन फाइंड। तो पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करने के लिए हम स्टार्टिंग इक्वेशन कौन सी लिखेंगे? देखें जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के या वोल्ट के। और जब आप वर्क कर रहे हो किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, चाहे वो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स है या कोई भी इलास्टिक फोर्स है, वो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, किसी फोर्स के अगेंस्ट जब आप वर्क करते हो तो वर्क स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ आप देखें जी, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जो गया है तो इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ है, यानी इसको यहाँ पुश करके ला कर यहाँ रखा गया है। तो इसलिए जो वर्क इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हुआ है वो इसके अंदर स्टोर हो गया है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितना वर्क इसके अंदर किया है इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, इसको आप वर्क के ऊपर डिवाइड करेंगे, वर्क को डिवाइड करेंगे चार्ज के ऊपर, तो ये आपका जो कहलाएगा ये पोटेंशियल कहलाएगा। और ये कौन सा पोटेंशियल है? ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। इसमें हम 2 रेफरेंस नहीं लेते, एब्सोल्यूट पोटेंशियल ही काउंट करेंगे। आगे हम इसकी डिटेल बताएंगे। तो इसको अगर आप देखें, इस वर्क को हम अलग कर लेते हैं, क्यू वी हो जाएगा, और वर्क स्टोर्ड, ये कौन सा वर्क है? ये स्टोर्ड वर्क है। अब स्टोर्ड वर्क क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टोर्ड वर्क किसके बराबर होता है? पी ई इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाता है। स्टोर्ड वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इसलिए हम अब डब्ल्यू की जगह लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पी ई किसके बराबर होगा? क्यू वी के बराबर। यहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हम लिखें पी ई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लिखेंगे ई, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? के क्यू अपॉन आर होता है, के क्यू अपॉन आर। ठीक है जी। तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है, हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको सॉल्व किया था कि एक चार्ज Q है और बाहर से किसी चार्ज को आप उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, तो इन्फिनिटी से जब यहाँ पे ला रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। तो उस वक्त जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो उसका ये रिलेशन बनता है। अब यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो है वो E होता है, तो ये बन जाएगा के ई अपॉन आर एन बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे प्लग इन कर लेते हैं। V की जगह क्या प्लग इन करेंगे? V की जगह हम लिखेंगे के ई अपॉन
आर एन। और दूसरी बात, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क किया गया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करके उसको यहाँ डिस्प्लेस करके डिस्टेंस आर के ऊपर रखा गया है जो कि ऑर्बिट है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्बिट अगर समझ लें n इज इक्वल टू 1। तो जब भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको नेगेटिव लिखा जाता है, जो एनर्जी स्टोर होती है उसको आप नेगेटिव लिखते हैं। तो इसलिए पी ई जो है आप क्या लिखेंगे, माइनस के ई आप यहाँ से पहले से मौजूद था इधर, और ये के ई आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, के ई स्क्वेयर अपान आर एन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप याद रखें किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम नेगेटिव लिखते हैं, ई क्या होती है, नेगेटिव लिखेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो हमारे पास जो तीसरी जो इक्वेशन बनी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को उठा के इक्वेशन ए के अंदर प्लग इन करेंगे। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी सॉल्व होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी सॉल्व होगी, और टोटल एनर्जी के अंदर इसको प्लग इन करेंगे। तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, के ई स्क्वायर अपान 2r के, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस के ई स्क्वायर अपान आर के। और टोटल एनर्जी का जो फार्मूला था हमारे पास इक्वेशन नंबर ए थी, वो थी टोटल एनर्जी इक्वल टू के ई प्लस पी ई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों को उठा के यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं, के ई स्क्वेयर अपान 2r माइनस के ई स्क्वेयर अपान आर एन, ये आर एन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप के ई स्क्वेयर अपान आर एन को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 क्या होगा, माइनस हाफ हो जाएगा। के ई स्क्वेयर अपॉन आर एन मल्टीप्लाइड बाई माइनस हाफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा के ई स्क्वेयर अपॉन -2 आर एन माइनस के ई स्क्वेयर अपॉन 2 आर एन। तो ये हमारा जो रिलेशन बनता है काइनेटिक टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी को हम ई एन भी लिखेंगे, और ये जो हमने लास्ट पे ड्राइव किया उसको दोबारा लिख लेते हैं, के ई माइनस के ई स्क्वेयर अपॉन 2 आर एन। अब यहाँ हमारे पास के जो है वो कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और आर जो है ये हम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जिस ऑर्बिट का भी आप सॉल्व करना चाह रहे हैं उसका ये रेडियस है ऑर्बिट का, और इसका रिलेशन हम लास्ट में फाइंड कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो इसको लिख लेते हैं, आर किसके बराबर है, आर एन इक्वल होता है एन स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर के ई स्क्वेयर एम। अब हम इसको उठा के यहाँ पे आर एन की जगह प्लग इन कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर इस जो आर एन का जो रिलेशन है इसके अंदर सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, सब एच कांस्टेंट है, 4 पाई के ई एम सब कांस्टेंट्स हैं। एक चीज़ जो है वो नंबर ऑफ़ शेल है, तो ये हम पुट कर सकते हैं। जिस शेल का हम फाइंड करना चाहते हैं रेडियस या फिर एनर्जी की जब रिलेशन में चला जाएगा तो हम सिर्फ इसके अंदर 1 2 3 4 पुट कर सकें, मतलब सारी वो चीज़ें जो हमारे पास नॉन होती हैं। तो इसलिए एनर्जी सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को इसको उठा के यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं, ई एन यानी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट माइनस के ई स्क्वेयर ऊपर ही आएगा, नीचे हम पुट करेंगे 2 की साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ये हम वैसे ही इसको अलग लिखते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने प्लग इन करना होता है, बाकी सब कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने खुद से देनी होती है, इसलिए इसको थोड़ा अलग लिखते हैं, वरना कोई फ़र्क नहीं है। 4 पाई स्क्वेयर के ई स्क्वेयर एम
ये 2 इसके साथ कैंसिल होकर इसको भी 2 कर देगा, काट दें इसको, 2 कर दें। अब ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ई एन इक्वल टू हो जाएगा -2 पाई स्क्वेयर के ई स्क्वेयर एम, और पहले से ऊपर मौजूद है के ई, तो के ई मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। इसको अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ये कैलकुलेशन इसकी हो गई, ये रिलेशन ड्राइव हो गया, क्योंकि अब सारे वेरिएबल वो वाले हैं कि जो हम आसानी से इसके अंदर प्लग इन कर सकते हैं और हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो सॉल्व होकर आ जाएगी। बट इसको हम ऐसी शक्ल देंगे कि इसको सॉल्व करना मज़ीद आसान हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि सारे के सारे वेरिएबल्स हम अलग कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये के जो है ये के स्क्वायर हो जाएगा। अब ई जो है यहाँ पे क्या है, ये के ई स्क्वायर है, पहले से मौजूद जो है वो भी के ई स्क्वायर था। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी जो है ई की पावर 2 ई की पावर 2 ई की पावर 4 हो जाएगी। तो कॉन्स्टेंट्स हम अलग लिखते हैं, किस तरह से, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 एम, और इसको डिवाइड करते हैं एच स्क्वायर के साथ। हमारे पास जो रह जाएगा इस तरफ सिर्फ 1/n स्क्वायर, ये हम अलग से लिख लेते हैं। अगर हम इस फार्मूले के अंदर प्लग इन करें, यानी अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हम फाइंड करना चाहें तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो ये 1/1 हो जाएगा, और तो ये एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की आ जाएगी। तो इसलिए हम इस थ्रेशोल्ड को अलग से एक नाम दे देते हैं, इसको एक और वेरिएबल के अंदर बंद कर देते हैं, इसको हम ई नॉट का नाम दे देते हैं, क्योंकि ई नॉट जो है मिनिमम एनर्जी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, उससे नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। तो इसलिए हम इसको ई नॉट कहेंगे। और ई नॉट इस फार्मूले ये जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है ये थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा। किस तरह से, ई एन इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम किसका नाम देंगे, ई नॉट का, तो इसकी जगह हम लिखेंगे -ई नॉट अपॉन ये एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो है ये जो किसी भी ऑर्बिट का आपने अगर फाइंड करना है, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी ऑर्बिट के अंदर, तो आपको जस्ट ई नॉट पहले सॉल्व कर लेना है। ई एक दफ़ा आप ई नॉट सॉल्व करें, उसके बाद आप जो है एन स्क्वायर के साथ डिवाइड करें, तो आप उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी आप फाइंड कर लेंगे। ई नॉट को हम फाइंड कर लेते हैं, ई नॉट बराबर होगा 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन एच स्क्वायर। ये सारे कांस्टेंट्स हैं और सब नॉन हैं, तो इसके अंदर हम प्लग इन कर लेते हैं, सब की वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे 3.14 है, इसका स्क्वायर लें, और उसके बाद के ई जो है, के ई की वैल्यू आपने के की वैल्यू लिखनी है। के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, और इसका भी स्क्वायर है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स होता है, तो इसकी पावर 4 भी लिखनी है। और इसके बाद आगे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 10⁻⁻31 kg, और मास का कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, और H प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 10⁻⁻34, और इसका भी स्क्वायर है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करें और इसको आप सॉल्व करें, तो इसका आंसर आपके पास कुछ यूँ आना चाहिए। ये ई नॉट है, ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2.17 इंटू 10⁻⁻18 जॉल्स।
ये जो सॉल्व करेंगे आप, ये जूल्स के अंदर इसका आंसर आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने अगर कन्वर्ट करना है इसको, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें इसको, तो या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, बल्कि नहीं, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से सिर्फ डिवाइड कर दें, सिंपल। तो ई नॉट जो है, अगर आप फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो 2.17 10⁻18 अपॉन 1 पॉइंट क्या था, ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, इसके ऊपर डिवाइड कर दें आप, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो इसको भी सॉल्व करें आप, तो आपके पास ई नॉट जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। बस ये कि माइनस हम साथ लिखेंगे, ये हमने सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड सॉल्व की है, बट ये इसके साथ माइनस भी है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो माइनस साथ लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस। फर्स्ट ऑर्बिट की हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है हम उससे सॉल्व करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, ई एन। ई एन हमारे पास है माइनस ई नॉट अपॉन एन स्क्वेयर। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ गई। ई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई नॉट की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे प्लग इन करें, तो जब n इज इक्वल टू 1 होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन 1। तो E1 जो है आपके पास आ जाएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह बाकी ऑर्बिट्स की एनर्जी भी आप फाइंड कर सकते हैं। हम थोड़ा जनरल करके यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, तो एनर्जी क्या होगी, ई नॉट, E1 इज इक्वल टू ई नॉट, और n इज इक्वल टू 2, यानी ऑर्बिट जो है सेकंड हो, तो E2 किसके बराबर होगी, ई नॉट अपॉन एन स्क्वेयर, सॉरी ये माइनस का है, तो माइनस ई नॉट अपॉन इसका n का स्क्वायर जो है 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसी तरह N3 के लिए E3 होगा n इज इक्वल टू 3, E3 माइनस ई अपॉन ई नॉट अपॉन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, सेकंड की, थर्ड की और फोर्थ की इसी तरह फाइंड करना चाहते हैं, तो माइनस ई नॉट अपॉन 16 हो जाएगा, E4, और n जो है 4 होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो एनर्जीज हैं इनको कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ही हो सकती है, या ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये या ये, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं हो सकती। तो इसलिए इनको क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये वाली है, तो इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है तो ये ग्राउंड स्टेट कहलाता है। इसके अलावा आगे कोई भी उसकी एनर्जी है तो वो एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। यानी अगर किसी हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अदर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब है वो एटम एक्साइटेड है और वो एनर्जी रिलीज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। स्टूडेंट्स आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।